नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 का समीकरण। चंदौली में 24 घंटे में 3 हत्याएं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 200 करोड़ की वापसी। गाजियाबाद एटीएम लूट का खुलासा। ताजमहल में बढ़ती भीड़ पर सख्ती। आईआईटी तय करेगी विजिटर लिमिट। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी का संबोधन। सनातन को मिटाने की हर कोशिश नाकाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन भारत की चेतना में बसता है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल और अयोध्या राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी केंद्र नए वैभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी साधना चाहती है 2024 का बिगड़ा जातीय समीकरण। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को भारतीय जनता पार्टी की 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 6 नए मंत्रियों को शामिल करने और 2 राज्य मंत्रियों को पदोन्नति देने के पीछे भाजपा का उद्देश्य जातीय और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत करना माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, दलित और कुछ सवर्ण वोटरों में भाजपा को नुकसान हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए जाट, गुर्जर, लोधी, दलित और ब्राह्मण समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। भाजपा अब समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण का जवाब सामाजिक संतुलन की नई रणनीति से देना चाहती है। मेरे युवा साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी की विशेष पाती। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के नाम विशेष पाती लिखकर तकनीक और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वदेशी विमान हंस 3 और त्रिशूल मिसाइल के सफल परीक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दिन भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नवीनतम तकनीक सीखने और नवाचार को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश की डीप टेक कैपिटल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही डीबीटी जैसी तकनीकों से आम लोगों तक योजनाओं को सीधे पहुंचाने का भी उल्लेख किया। मायावती बोली, मंत्रिमंडल विस्तार का असर सर्व समाज पर दिखना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक असर सर्व समाज के हित में दिखाई देना चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी लंबे संदेश में उन्होंने कहा कि यदि विस्तार के बावजूद गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं दिखता तो लोग इसे केवल राजनीतिक जुगाड़ और सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ मानेंगे। मायावती ने हाल ही में लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा नेता को गोली मारे जाने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने अपने शासनकाल की कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए सभी वर्गों को सुरक्षा देने का दावा किया। बरेलवी मौलाना का अखिलेश यादव पर हमला, मुसलमानों से नया राजनीतिक विकल्प खोजने की अपील। बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों से समाजवादी पार्टी के अलावा नया विकल्प तलाशने की अपील की है। उन्होंने खुला पत्र जारी कर कहा, केवल भय और सुरक्षा के नाम पर वोट देने के बजाय समुदाय को अपने भविष्य की राजनीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचती है और सॉफ्ट हिंदुत्व के ओर झुकाव रखती है। उन्होंने प्रदेश के उलेमा, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी नई राजनीतिक रणनीति पर विचार करने की अपील की। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा बोली, पीएम मोदी की बचत वाली अपील दूरदर्शिता, अखिलेश फैला रहे हैं भ्रम। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत और स्वदेशी अपनाने की अपील को
गलत तरीके से पेश कर जनता में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील किसी संकट का संकेत नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण है। भाजपा का कहना है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पंकज चौधरी ने डिजिटल क्रांति, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, रक्षा उत्पादन, स्टार्टअप क्षेत्र में देश की प्रगति का भी उल्लेख किया। बयान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। अयोध्या दर्शन करने के बाद गोंडा पहुंची विनेश फोगाट, ब्रिजभूषण के गढ़ में बड़ी चर्चा। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद गोंडा पहुंची, जिसे भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब भारतीय कुश्ती महासंघ ने उन्हें अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि भविष्य में वापसी की पात्रता रखती हैं। दूसरी ओर WFI ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक वह राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकती। ब्रिजभूषण और महिला पहलवानों के पुराने विवाद के कारण इस दौरे को राजनीतिक और खेल दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सहारनपुर में चंद्रशेखर की 8 घंटे हाउस अरेस्ट, खूनी संघर्ष के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में भूमि विवाद के बाद हुए खूनी संघर्ष के मामले में आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नागीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने करीब 8 घंटे तक हाउस अरेस्ट में रखा। वह लालवाला गांव घायल लोगों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए उन्हें रोक दिया। इस दौरान उनके आवास और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। बाद में चंद्रशेखर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती घायलों से मुलाकात की। उपचार व्यवस्था को लेकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा प्लान, 13 विभाग अगले 3 महीने चलाएंगे स्किल्स ट्रेनिंग अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर स्किल्स ट्रेनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। कौशल विकास मिशन ने 13 प्रमुख विभागों के साथ मिलकर अगले 3 महीनों में उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण को सबसे प्रभावी माध्यम मानती है। इस अभियान में शहरी गरीब, ग्रामीण युवा, महिला स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समुदाय और निर्माण श्रमिक परिवारों के युवाओं को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम श्री स्कूल में मजहबी गतिविधियों के आरोप, 3 शिक्षक निलंबित, FIR दर्ज। संभल जिले के एक पीएम श्री स्कूल में छात्रों के बीच कथित मजहबी गतिविधियां चलाने के आरोप में 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना कराई जाती थी और हिंदू छात्रों को टोपी व छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने FIR दर्ज कर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक पक्षधरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में बलिया का राज सिंह गिरफ्तार, UPI भुगतान से खुला राज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी राज सिंह उर्फ चंदन को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी की गई। जांच में सामने आया कि हमलावरों ने वारदात के बाद भागते समय टोल प्लाजा पर UPI से भुगतान किया, जिससे पुलिस उनके मोबाइल नंबर तक पहुंच गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिहार के बक्सर से 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या बेहद सुनियोजित तरीके से की गई थी। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 5 लाख ग्राहकों को लौटेंगे 200 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को कुल 200 करोड़ रुपए से अधिक लौटाए जाने हैं।
बताया गया है कि जहां स्मार्ट मीटर की निर्धारित कीमत 2800 रुपये तय की गई थी, वहीं उपभोक्ताओं से 6016 रुपये तक वसूले गए थे। अब प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग 3200 रुपये वापस मिल सकते हैं। यह राशि बिजली बिल समायोजन या अन्य माध्यम से लौटाई जाएगी। फैसले को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यूपीएसएससी ने निकाली 209 पदों पर भर्ती, पीटी स्कोर वालों को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 के लिए 209 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और पीटी 2025 स्कोर कार्ड होना अनिवार्य रखा गया है। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू होगी और 9 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती होमगार्ड मुख्यालय के तहत की जाएगी। युवाओं के लिए इस नौकरी पाने का अच्छा अवसर माना जा रहा है। आवेदन में गलती सुधारने के लिए 16 जुलाई तक का भी समय दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रयागराज में आम की रिकॉर्ड पैदावार, यूएई और ओमान भेजे जाएंगे 50,000 टन आम। प्रयागराज मंडल में इस बार आम की शानदार पैदावार होने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष करीब 1.5 लाख टन आम उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से लगभग 50,000 टन आम यूएई और ओमान जैसे देशों को निर्यात किए जाएंगे। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिले में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफ़ेदा और आम्रपाली जैसे किस्मों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हाल के वर्षों में रतौल, बॉम्बे ग्रीन और मल्लिका जैसी नई प्रजातियों की खेती भी बढ़ी है। अच्छी पैदावार से किसानों और व्यापारियों दोनों में उत्साह देखा जा रहा है। चंदौली में 24 घंटे में 3 हत्याओं से सनसनी, रेलगाड़ी में 2 यात्रियों को मारी गोली। चंदौली जिले में 24 घंटे के भीतर 3 लोगों को गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पहली घटना पैसेंजर ट्रेन में हुई, जहां एक यात्री की गोली मारकर हत्या कर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। दूसरी वारदात सियालदा जम्मू तवी एक्सप्रेस में हुई, जबकि तीसरी घटना अलीगढ़ के निजी अस्पताल के सामने आई, जहां भर्ती महिला मरीज के सिर में गोली मार दी गई। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने भारी फोर्स के साथ घटना स्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि तीनों घटनाओं के बीच कोई आपसी संबंध है या नहीं। ताजमहल में तय होगी पर्यटकों की सीमा, आईआईटी टीम ने शुरू किया सर्वे। आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब स्मारक की कैरिंग कैपेसिटी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईआईटी की विशेषज्ञ टीम ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में एक समय में सुरक्षित रूप से मौजूद रहने वाले पर्यटकों की वैज्ञानिक सीमा तय करेगी। इससे पहले NEERI ने सुझाव दिया था कि ताजमहल परिसर में एक समय में अधिकतम 9,000 पर्यटक ही रहने चाहिए। अब डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और चरणबद्ध टिकट प्रणाली जैसे व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और स्मारकों के संरक्षण में मदद मिलेगी। गाजियाबाद ATM लूट की 6 महीने से हो रही थी योजना, 27 लाख कैश लूटने वाले 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद में ATM के कैश वैन से 27 लाख रुपए लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बदमाश पिछले 6 महीने से कैश वैन की रेकी कर रहे थे। घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुई थी, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर कैश वैन को निशाना बनाया और लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल कार, तमंचा और कुल्हाड़ी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अभी भी फरार है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। सोने चांदी के कारोबार पर संकट की आशंका, व्यापारियों ने जताई चिंता। ईरान अमेरिका तनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत संबंधी अपील के बाद सराफा बाजार में चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण कारोबार पर भारी असर पड़ा है। सराफा एसोसिएशन के महामंत्री गौरव गर्ग के अनुसार सोने के दाम 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचने के बाद बाजार में लगभग 90% तक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि अब केवल शादी और जरूरी कार्यक्रमों के लिए ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों पर सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
आगरा ट्रांसपोर्टर केस में बड़ा खुलासा है। हिट एंड रन नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का शक। आगरा में ट्रांसपोर्टर असगर अली की मौत का मामला अब सड़क हादसे से आगे बढ़कर हत्या की साजिश के रूप में जांचा जा रहा है। पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रवि यादव के खिलाफ हत्या की धाराएं जोड़ दी गई हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि घटना के तार जीएसटी कार्यालय में कथित वसूली से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस को घटनास्थल पर आरोपियों के लोकेशन से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा कि मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला यूट्यूबर ने खुद रची अपहरण की साजिश, पुलिस को फंसाने का आरोप। मिर्जापुर में महिला यूट्यूबर सरिता सिंह के कथित अपहरण का मामला जांच में फर्जी निकला है। पुलिस के अनुसार सरिता सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची थी ताकि पुलिस को फंसाया जा सके और पैसे वसूले जा सकें। महिला 6 मई को सड़क किनारे बंधी हालत में मिली थी, जिसके बाद मामला चर्चा में आया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें वह अपने सहयोगियों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती दिखाई दी। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी में वीकेंड ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान तेज, 2 दिन में 2654 चालक पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में वीकेंड ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत 2 दिनों में 2654 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया है। प्रदेश भर में 69,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई और नियम तोड़ने वालों पर करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए का चालान किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर 135 टोल प्लाजा पर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी तैनात रहे। अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 63,000 नए घरों को मंजूरी, 55 जिलों में बनेगा मकान। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 55 जिलों के 225 नगर निकायों में 63,433 नए मकानों को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन आवासों के डीपीआर को स्वीकृति दी गई। ये मकान लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना के तहत बनाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार नई स्वीकृतियों के बाद योजना के अंतर्गत कुल आवासों की संख्या 3.68 लाख से अधिक हो जाएगी। बैठक में परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर निर्माण पूरा करने पर भी जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि इससे शहरी गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। आलू किसानों को राहत की तैयारी, नेपाल और श्रीलंका भेजा जाएगा यूपी का आलू। उत्तर प्रदेश सरकार आलू किसानों की समस्या दूर करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। राज्य में इस वर्ष रिकॉर्ड 246 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ, जिसके कारण कई जिलों में कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं। अब उद्यान विभाग दूसरे राज्यों के साथ नेपाल और श्रीलंका को भी आलू निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। सरकार अगले सीजन में बुआई से पहले ही खपत और बाजार की योजना तैयार करेगी। इसके लिए कृषि, उद्यान, विपणन और प्रसंस्करण विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। वेल्डिंग करने वाली की बेटी का महिला T20 वर्ल्ड कप में चयन, सहारनपुर में खुशी का माहौल। सहारनपुर की तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा का महिला T20 वर्ल्ड कप टीम में चयन होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। साधारण परिवार से आने वाली नंदिनी के पिता वेल्डिंग का काम करते हैं और परिवार लंबे समय से उनकी क्रिकेट यात्रा में सहयोग करता रहा है। महिला प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद उनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। गांव में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और परिवार ने इसे वर्षों की मेहनत का परिणाम बताया। नंदिनी की ताऊ ने कहा है कि उनके पिता का सपना अब जाकर साकार हुआ है। चयन को लेकर क्षेत्र में युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। मौसम पर आईएमडी का बड़ा अलर्ट, यूपी बिहार से दिल्ली तक अगले 48 घंटे भारी। आईएमडी ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लिए अगले 48 घंटों के मौसम की चेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में सक्रिय दबाव प्रणाली के कारण यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान,
और मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह बेहद खतरनाक सिस्टम नहीं है, लेकिन कई राज्यों में अचानक मौसम बिगड़ सकता है। किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।